कि मैम आपके कितने परसेंटाइल आए थे? कि सीईटी क्रैक करना एक रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोगों ने अपने दिमाग में ही इस चीज़ को हवा बना के रखा है। 6 स्टेप्स होते हैं जो कि अगर डेली फॉलो करे जाए तो आराम से 99 परसेंटाइल लाया जा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये इंटरव्यू सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हमने इनवाइट किया है काशी दीदी को, जिन्होंने अपने टाइम पे 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर किया था। एग्जैक्ट परसेंटाइल और स्कोर आपको वीडियो में समझेगा। और काशी दीदी काफी फेमस है आपके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे एमएसटी सीईटी के प्रिपरेशन के लिए। तो आज हम इनसे निकलवाएंगे कि क्या क्या ऐसे ट्रिक्स होती है, क्या क्या स्टेप्स होती है जिससे आप 99 परसेंटाइल हासिल कर सकते हो और एक बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो। कैसे उन्होंने इतने सारे बच्चों को लास्ट 5-6 सालों में सीओईपी, वीजीटी, वालचंद, पीएचडी, वीआईटी के जैसे मैं डीजे सांघवी कॉलेजेस में पहुंचाया। ठीक है, क्या क्या प्रिपरेशन प्लान्स थे, ठीक है, सारे स्टेप्स और उनकी खुद की जर्नी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो और एक चीज बच्चों, कमेंट सेक्शन में इंटरव्यू 2 जरूर लिख देना। अगर आपको एक नए गेस्ट का नया पॉडकास्ट फिर से चाहिए, ठीक है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में इंटरव्यू 2 लिख देना। हम इस इंटरव्यू सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को, इस इंटरव्यू सेशन को पूरा देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है, जो जो पॉइंटर्स वो बोल रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने वीडियो में अपने परसेंटाइल भी डिस्क्लोज किए हैं। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स इंटरव्यू। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। और आई होप ये सेशन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आप काफी आपके इनपुट्स दोगे हमारे बच्चों के लिए। तो वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर आपके प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। आई होप कि मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू बच्चे कुछ ना कुछ इस वीडियो से लेकर जाएंगे। तो मैम अभी ऐसा टाइम है ना बच्चों का कि बच्चों के अंदर बहुत सेल्फ डाउट आ रहा है कि अभी भी 99 परसेंटाइल पॉसिबल है या नहीं, कैसे कर पाएंगे 99 परसेंटाइल, इतने 30-40 ही दिन भी बचे हैं। क्या सच में अभी भी पॉसिबल है मैम कि कोई बच्चा अगर 0 से स्टार्ट करना चाहे तो 99 परसेंटाइल तक वो पहुंच सकता है क्या? बिल्कुल सही बात है सर। मैंने भी ऐसे बहुत सारे बच्चे एनकाउंटर करे हैं जिनको बहुत ज़्यादा डाउट होता है, लेकिन ये मैं सही बात आपको बताना चाहूँगी और बाकी सारे बच्चों को कि 99 परसेंटाइल 30 डेज में आराम से पॉसिबल है। बच्चों, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हिम्मत नहीं हारनी है, अपने अंदर वो विश्वास रखना है कि आप लोग कर सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी कि कैसे आप लोग 30 डेज में स्कोर कर सकते हो। लेकिन सबसे पहला स्टेप यही है कि आप लोगों को मोटिवेटेड रहना है। एक मंत्र है जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताती हूँ, वो ये है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड आई हैव टू डू इट। ये मंत्र अगर आप अपने साथ रोज दिन में बोलोगे ना बच्चों, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। और मेरी बात की आप गारंटी ले सकते हो कि 99 परसेंटाइल डेफिनेटली 30 डेज में पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत लगेगी, आप लोगों का डेडिकेशन, परसिस्टेंस लगेगा और आराम से पॉसिबल है। बिल्कुल सही बात बोली मैम आपने। तो मैम आपने भी आपके टाइम पे 99 परसेंटाइल स्कोर किए थे, राइट? और आपने उस वक्त से आज तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 99 परसेंटाइल दिलाने में हेल्प किए और बहुत सारे बच्चों को सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद जैसे कॉलेजेस में भेजा है, टॉप इंजीनियरिंग एंड टॉप फार्मेसी कॉलेजेस में। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है मैम? मतलब क्या स्टेप्स बच्चा को फॉलो करनी होती है जिसको फॉलो करके वो 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकता है? प्लीज थोड़ा सा गाइड कीजिए बच्चों को इसके बारे में। सही बात है सर, लेकिन बच्चों को ये चीज़ समझनी होगी कि सीईटी क्रैक करना एक रॉकेट साइंस नहीं है। उन लोगों ने अपने दिमाग में ही इस चीज़ को हवा बना के रखा है। मैंने मेरी जर्नी में और मेरे सारे हज़ारों स्टूडेंट्स की जर्नी में 5-6 स्टेप्स होते हैं जो कि अगर डेली फॉलो करे जाएँ तो आराम से 99 परसेंटाइल लाया जा सकता है। वो मैं स्टेप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ बच्चों। तो सबसे पहले आप लोगों के हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं हम लोग बच्चे सारे, क्या करते हैं हम ये करते हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं लेकिन उसके साथ नोट्स नहीं बनाते हैं। तो जब फाइनल डे पे हमारे पास रिवीजन के लिए कुछ होता ही नहीं है। तो जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, आपको सब कुछ नहीं नोट डाउन करना है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट डाउन करने हैं, आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी नोट डाउन करनी है और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट डाउन करने होते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने होते हैं? या तो आप सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो बच्चों। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एटलीस्ट 10 सालों के महाराष्ट्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। वहाँ पे अगर आपको कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन दिखता है, मेक श्योर कि आप उसको अपने नोट्स में डाल रहे हो। उसके बाद आपको हर हफ्ते रिविजन करना है। आपने उस पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा हो वो आपको हफ्ते के एंड में रिवाइज करना होता है। बस यही सिंपल स्टेप्स होते हैं जो कि एक बच्चे को 99 परसेंटाइल लाने में हेल्प करते हैं। बहुत अच्छे से आपने स्टेप्स बताए मैम, लेकिन यहाँ पे मुझे एक डाउट है। अगर 75 चैप्टर्स है टोटल, ठीक है, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, मैथ्स के 25, जो बायो के बच्चे हैं उनको मैथ्स की जगह बायो है, राइट? तो टोटल एक बच्चे को 75 चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो 75 चैप्टर्स अभी 30-40 दिन में कैसे पॉसिबल है मैम? क्या मतलब कैसे प्लानिंग की जाए बच्चे ने, वो भी थोड़ा सा बताइए।
सही बात है सर, लेकिन समझने वाली बात ये है कि 12th की 80% वेटेज होती है और 11th के चैप्टर्स की 20% वेटेज होती है। तो हमारे को सबसे पहले स्टार्ट करना होता है 12th के हाई वेटेज चैप्टर्स पे, फिर हम लोग जाएंगे 11th में। लेकिन बच्चे क्या गड़बड़ कर जाते हैं यहाँ पे कि वो टेक्स्ट बुक लेते हैं और वहां से एक एक लाइन पढ़ने लग जाते हैं। ये वाली जो अप्रोच है सर वो 30 डेज में नहीं चल पाती, आप भी समझते हो ये चीज़। 30 डेज में सब कुछ कवर करना बेस्ट एफिशिएंट मैनर में टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन पढ़ के नहीं पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए क्रैश कोर्स की जरूरत पड़ती है। क्यों क्रैश कोर्स की जरूरत पड़ जाती है सर? क्योंकि कॉन्सेप्ट फटाफट पढ़ाए जाते हैं एक बेस्ट तरीके से, जो सिर्फ और सिर्फ सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है वही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ न्यूमेरिकल पढ़ा दिया जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बढ़ा दिए जाते हैं। जब बच्चा खुद से पढ़ने जाता है तो उसको खुद को समझना भी पड़ता है एक एक लाइन, उसको खुद को एक एक लाइन डिकोड करनी पड़ती है। लेकिन अगर क्रैश कोर्स के थ्रू एक टीचर उनको समझाता है तो उनको कॉन्सेप्ट फटाफट समझ में आ जाता है। यही डिफरेंस होता है खुद से टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन पढ़ना और क्रैश कोर्स पढ़ना। तो मैंने तो मेरे सारे बच्चों को हमेशा क्रैश कोर्स रेकमेंड करा है। मैंने खुद ने भी क्रैश कोर्स से पढ़ा था और मेरे हिसाब से जो सीक्रेट टिप है 99 परसेंटाइल लाने की वो एक क्रैश कोर्स ही है सर। बहुत बढ़िया बात आपने बोली है मैम, और मैं हर वीडियो में बच्चों को ये चीज बोलता हूं कि क्रैश कोर्स से आप पढ़ के आपका सिलेबस जल्दी खत्म करो, उसके बाद आप पीवाईक्यूज वगैरह पे जंप कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देना चाहता हूं, महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट हमने लॉन्च कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। वहीं से सिमिलर क्वेश्चंस आपके सीईटी में आएंगे। महाराष्ट्र के टॉप टीचर्स द्वारा, सारे आईआईटीएन टीचर्स द्वारा ये कोर्स को हमने बनवाया है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको कोई भी अदर चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों आपको क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो मैम नेक्स्ट मेरा सवाल था कि बच्चा अगर क्रैश कोर्स में से भी पढ़ ले, ठीक है, तो लेकिन बहुत सारे बच्चों को एक दिक्कत होती है कि चीजें याद नहीं रहती। आज जो एग्जांपल सॉल्व किया वो कल याद नहीं रहता, कैसे अप्रोच लगाया था, ठीक है, या फिर कल कोई फॉर्मूला शीट याद किया तो वो आज फॉर्मूला याद नहीं रहता। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, कैसे बच्चा याद कर पाएगा चीजों को, जो भी याद करने की रहती है या फिर जो समझने की चीजें रहती है, जो अप्रोच होता है, वो कैसे बच्चा याद कर सकता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा आपके इनसाइट दीजिए। बिल्कुल सही बात कही है सर। ये तो मैं भी रोज सुनती हूँ कि इतना सब पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता है, रिटेन नहीं रहता है, एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इससे हमको फाइट करना आना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ याद ही नहीं रहेगा तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए बेस्ट टिप ये होती है कि याद करने के लिए बार बार रिवाइज करो। रिवाइज किससे करना है? क्रैश कोर्स के वीडियोस वापस जाके देखना है? बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, जो क्रैश कोर्स के टाइम पे देखते हुए आपने जो नोट्स बनाए थे, शॉर्ट हैंड नोट्स, जो शॉर्ट हैंड फॉर्मूले लिखे थे, उनको आपको रिवाइज करना है। आप हफ्ता रिवाइज कर लो, एवरी वीक रिवाइज कर लो, या फिर एवरी 3 डेज में रिवाइज करो। जब बार बार रिवाइज करोगे तो दिमाग को बार बार रिमाइंडर जाएगा कि हाँ हमें आता है, हाँ हमारे को ये फॉर्मूला याद है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, उस बुक को कहीं पे डस्ट लगाने के लिए छोड़ दोगे तो नहीं आप लोगों को याद रहेगा। तो ये चीज को बिल्कुल गार्ड बांध लो कि रिवाइज करते ही रहना है, चाहे कुछ ही हो जाए। आप लोग रात को सोते हुए रिवाइज कर लो, नाश्ते के टाइम रिवाइज करो, लेकिन रिविजन जो है आपका ऑन रहना चाहिए बच्चों। ठीक है मैम, तो मैं ये कंसिडर करूं कि याद ना रहने का एक ही तरीका है कि आप रिवीजन करो बार बार, तो आपको याद हो जाएगी चीजें, राइट। सो मैम एक और क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि बिना मॉक टेस्ट दिए हम एमएसटी सीईटी को क्रैक कर सकते हैं क्या, या फिर क्या इंपॉर्टेंस रहेगा मॉक टेस्ट का? प्लीज आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए ताकि बच्चों को इस चीज के बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। तो सर जैसे आपने कहा कि रिवीजन आपका नंबर 1 पे रहना चाहिए, अब मैं आपको बोलूंगी कि रिवीजन नंबर 1 पे नहीं नंबर 2 पे रहना चाहिए। क्योंकि मॉक टेस्ट है जो कि आपको सीईटी में 99 परसेंटाइल स्कोर करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है जो कि बच्चों को है ना नहीं समझ में आते। सबसे पहले तो सीईटी एक टाइम बेस्ड और स्पीड बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो टाइम होता है वो बहुत प्रेशराइज करता है। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आती हैं जब मैं एग्जाम एनवायरनमेंट में टाइम के प्रेशर में सॉल्व करती हूँ, मेरे को नहीं आता है, ब्लैंक हो जाती हूँ। तो वो टाइम की एंग्जाइटी के साथ डील करना आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि तब अगर अपन फंबल कर गए एग्जाम में तब बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो आपको वो टाइम के एनवायरनमेंट में आना चाहिए। प्लस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस की वैरायटी का एक्सपोजर एक स्टूडेंट के पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सीईटी के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे कर्नाटका सीईटी, गुजरात सीईटी, वेस्ट बंगाल जेईई, इन सब के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो क्वेश्चन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है एक मॉक टेस्ट के थ्रू। मॉक टेस्ट से तीसरी चीज़ क्या होती है कि आपको क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छे से आता है। अब अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके बैठ गए एग्जाम में तो आपका तो पेपर उधर ही खत्म हो जाएगा। तो आपको ईजी क्वेश्चन पिक करके उनको सॉल्व करना
आना चाहिए। तो इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट जो आज COAP में पढ़ रहा है और एक स्टूडेंट जो Tier 3 कॉलेज में पढ़ रहा है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो मॉक टेस्ट का है। एक बच्चे ने मॉक टेस्ट लगाए थे, एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट लगाए थे, एक ने नहीं लगाए थे, इसलिए आज वो Tier 3 में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गार्ड बांध लेनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि मॉक टेस्ट देना ही देना है और 30 डेज में 20 मॉक टेस्ट पॉसिबल है। अगर आपने पढ़ाई नहीं भी करी है तो भी आप मॉक टेस्ट दो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें आती हैं लेकिन हमें पता नहीं होती है, वो हमारे को मॉक टेस्ट के थ्रू दिख जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं आती हैं लेकिन एग्जाम में सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि वो कॉमन सेंस की होती है। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात बोली मैम, आपने मॉक टेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। तो मैं भी बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि बच्चों अभी तक अगर मॉक टेस्ट आपने एनरोल नहीं किया तो जल्द से जल्द जाके एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। लेकिन उससे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जैसा मैम ने बोला, ठीक है। एटलीस्ट आप 40-50% सिलेबस खत्म करो, उसके बाद मॉक्स पे जंप करना, ठीक है। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, मेरा एक नेक्स्ट सवाल है कि मैम अभी जैसा मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले कर लो, तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं MST CET में जिसको बच्चे को सबसे पहले कर लेना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, क्या आप बता सकते हो मैम आपके हिसाब से? राइट सर। तो 12th के हाई वेटेड चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में आप लोगों को करना है रोटेशन, फ्लूइड्स, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आपका वेव ऑप्टिक्स और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। केमिस्ट्री की बात करूं तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में से केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। इनऑर्गेनिक में आपका ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स और एक DNF ब्लॉक, जिसको आप लोग ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हो। उसके बाद आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के हुए। मैथ्स की बात करूं तो लाइंस एंड प्लेन्स, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। वेक्टर्स, यहाँ से 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ से भी 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। और उसके बाद आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन करना है। बायोलॉजी के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है और आपका सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन है। ठीक है मैम, अभी हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर ली। अभी आप थोड़ा सा डेली शेड्यूल के बारे में बता सकते हो कि मतलब बच्चों को कौन सा शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होनी चाहिए डेली शेड्यूल में, ठीक है। पहले कौन सा चैप्टर, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब टाइमलाइन क्या होनी चाहिए डे की? तो सर मेरे हिसाब से और साइंटिफिकली प्रूवन भी है ये चीज़ कि जितना सुबह आप लोग पढ़ोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी चीज़ें। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि आप रात को 10-11 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। अब सुबह जब आप पढ़ते हो तो आपका सबसे ज़्यादा फ्रेश माइंड होता है। उस फ्रेश माइंड में आप ऐसा सब्जेक्ट पिक करो जिसमें कि आपको याद करनी होती है चीज़ें। तो बायोलॉजी वाले बच्चे तो बायोलॉजी पिक कर सकते हो, PCM वाले जो बच्चे हैं वो केमिस्ट्री को पिक कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे आपको चीज़ों को याद करना होता है। तो आप लोग इस तरीके से सबसे पहले सुबह की चीज़ें, सुबह जो याद करने की चीज़ें होती है उनको सुबह के स्लॉट में कंप्लीट करो। फिर आपका दिन का स्लॉट आता है, जब आपको थोड़ा सा नींद आने लग जाती है खाना वाना खाने के बाद, तब आप पकड़ो सॉल्विंग के, यानी कि आप मैथ्स को पकड़ो बच्चों, जिससे कि आप मैथ्स में सॉल्व कर सको। PCB वाले बच्चे फिजिक्स को ले सकते हैं, ठीक है। मैथ्स के सम सॉल्व करते करते आपकी जब शाम आ जाएगी तो फिजिक्स को ले लो, क्योंकि फिजिक्स हम सबको जनरली पसंद नहीं होता है, तो उसको हम लोग सबसे लास्ट में कर सकते हैं। ये स्केड्यूल आप लोग जैसे 2-3 दिन फॉलो कर लो। फिर अगर आपको थोड़ा सा बोर हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत शफल कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखो बच्चों, आप लोगों को 8 से 10 घंटा मिनिमम पढ़ना है और 2-2 घंटे के स्लॉट्स में बैठो, बीच में ब्रेक लो, ये चीज़ आराम से पॉसिबल हो जाती है। आपने ये डाउट भी क्लियर कर दिया, लेकिन एक डाउट मुझे पर्सनली है, ठीक है, कि जो इस बार CET सेल का नोटिस आया है, लास्ट टाइम भी इसके बारे में CET सेल ने नोटिफाई किया था कि एप्लीकेशन बेस्ड इस बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले। तो इसमें आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि बच्चों को कैसे रेडी होना चाहिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, और क्या होते हैं एग्जैक्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए हमें। राइट सर। तो नोटिस में ये भी आया था कि एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, JEE नीट लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। और मैंने खुद ने ये चीज़ सारे पेपर्स को एनालाइज करके देखा है कि डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है और क्वेश्चंस के एप्लीकेशन बेस्ड वाली चीज़ें बढ़ रही है। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, जैसे पहले अगर आप बात करो 2017-2018 की, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इक्वेशंस थी वो एज इट इज़ लिखी हुई आ जाती थी या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे। अब CET आपके मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन लेके आ रहा है, डेप्थ में लेके आ रहा है आपको, जहाँ पे सारे के सारे मैकेनिज्म के फ्लोज पता होने चाहिए। जैसे ये एक एग्जांपल हो गया एप्लीकेशन बेस्ड का। तो इस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा है ना डीप में जाके समझना होगा, और ऐसा नहीं है कि उनको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक पे से एप्लीकेशन बेस्ड आ सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस करना होगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, नहीं तो वो एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और बेस्ट सोर्स जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का होता है वो होता है मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके करंट पैटर्न को ध्यान रखते हुए बनाए जाते हैं। तो उसमें आप लोगों के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड
होते हैं। तो मॉक टेस्ट में आपको डेफिनेटली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको आपको स्पेशल फोकस देके पढ़ना होता है। ठीक है मैम, तो आपने ये जिक्र किया मॉक टेस्ट का। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से बच्चों को रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि जितने भी सोर्सेस ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं ना, सीईटी सेल जहां से क्वेश्चन पूछता है वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने मॉक टेस्ट में डाल दिए। ठीक है, मतलब आप ऐसा मान के चलो ना, जब आप सीईटी का पेपर देने जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में से ही है। ठीक है, क्योंकि सीईटी सेल जहां से क्वेश्चन उठाता है वहां से ही हमने क्वेश्चन उठा के मॉक टेस्ट में डाल दिए। तो मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहां से आप क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हो। मैम नेक्स्ट ये सवाल था मेरा कि जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे इस समय कर सकते हैं, या फिर आप इतने सालों से देखते आ रहे हो कि बच्चे इस फेज में कॉमन मिस्टेक कुछ ना कुछ करते हैं और उसके कारण उनका रिजल्ट में बहुत इफेक्ट हो जाता है, तो ऐसे कौन कौन सी मिस्टेक आप बता पाओगे हमें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। मतलब ये चीज़ तो मैं डेफिनेटली एड्रेस करना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग चीज़ें बहुत सारी करेक्ट करते हैं लेकिन जो मिस्टेक्स होती है वही हमें जनरली नीचे पुल डाउन कर देती है। तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, क्लास 11th के टॉपिक्स को लेके बैठ जाते हैं, स्टार्टिंग में ही उनको करते रहते हैं, फिर टाइम निकल जाता है और फिर 12th की उनकी होते नहीं है। तो क्लास 11th की जो वेटेज है बच्चों, समझो कि 20% ही है, उनको हम लोग एंड के दिनों में भी कर सकते हैं। तो पहले से उनको लेके मत बैठना, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोग क्या करते हो, फॉर्मूला शीट नहीं बनाते हो और नोट्स नहीं बनाते हो, सिर्फ पढ़ते जाते हो, हवा में पढ़ते जाते हो, कुछ लिखते नहीं हो। और जो आप लोग जो फॉर्मूला शीट्स, आपकी नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो कि ट्रिकी थे, उनको नोट डाउन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही आपके रिविजन में हेल्प करेंगे, वही एंड मोमेंट में आपको बचा पाएंगे। तीसरी चीज़, हमारे बोलने से आप लोग मॉक्स तो दे देते हो, लेकिन मॉक्स देने के बाद भूल जाते हो, छोड़ देते हो, उनको देखते नहीं हो, या फिर इतना देख लेते हो कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, फिर भूल जाते हो। सॉल्यूशंस को एनालाइज करो बच्चों, देखो कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही करा, कौन सा नहीं करा, उसका क्या सोल्यूशन था, कैसे उसको सॉल्व कर सकते थे, आपको समझ में आएंगी चीजें। तो मॉक का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे कि मैम आपके कितने परसेंटाइल आए थे, और वो जो परसेंटाइल आपके आए थे उसके बाद आपके अंदर क्या फीलिंग्स थी, ठीक है, कितनी खुशी थी। जो बच्चे अभी उस खुशी को एज अ फैंटेसाइज कर सकते हैं या फिर ड्रीम रख सकते हैं अपना, तो उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए। तो सर, परसेंटाइल बताने से पहले आपको और बाकी सारे बच्चों को एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि स्ट्रगल मेरे को भी था। मैं भी आप लोगों की ही पोजीशन में थी जहाँ पे मुझे बहुत डर लगता था कि लास्ट 30-35 डेज में मैं कैसे करूँगी। मैं इनफैक्ट रोती भी थी कि कैसे मेरा हो पाएगा, ठीक है। तो ये मत समझना कि मैं बहुत स्ट्रांग थी या मैंने कैसे कर लिया। मैं आप लोगों जैसी ही थी, मैं भी डरती थी, लेकिन अंडर राइट गाइडेंस, अंडर राइट रिसोर्सेज, सही क्रैश कोर्स लगा के, सही मॉक टेस्ट लगा के, सही डेडिकेशन करके मैंने अपने सीईटी में 99.2 परसेंटाइल लाए थे बच्चों, और मैं महाराष्ट्र की स्टेट टॉपर निकली थी। और उस मोमेंट पे जब मेरा रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट आने के पहले तो मेरे को बहुत धक धक हुई थी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद मेरे को एक रिलीफ हुआ था कि फाइनली मेरी मेहनत पे, मतलब मेरे को रंग लाई मेरी मेहनत। मम्मी पापा बहुत खुश थे और मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी बहुत खुश थे। और मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ, जब वो परसेंटाइल आते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, आपको लगता है कि यार अब हम मेरा करियर, अब मेरा फ्यूचर सेट है, और एक्चुअली सेट होता है बच्चों। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से अपनी हार्डवर्क को डालो इन सब चीज़ों में। अभी आपको नहीं रियलाइज होता है, लेकिन आगे जब आपका फ्यूचर सेट हो जाता है ना, तब आप जब पीछे देखते हो चीज़ों को, तब आपको रियलाइज होता है कि यार थैंक गॉड मैंने अच्छे से पढ़ के एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया, अब मेरा करियर सेट है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। और बच्चों एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि मैम के 99.20 परसेंटाइल आने के बाद भी मैम ने खुद ने इनिशिएटिव लिया आप सब बच्चों को गाइड करने का, उनके जो जर्नी के स्ट्रगल थे, जो स्टेप्स थे, वो आप तक पहुंचाने का, और आपको एक 99 परसेंटाइल लाने के लिए उन्होंने खुद ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है, मैं आप सब बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उनके यूट्यूब चैनल पे जाके जरूर उनके वैल्यूएबल वीडियोज आप देख सकते हो और आपके प्रिपरेशन जर्नी को बढ़ा सकते हो, और जरूर सब्सक्राइब भी कर देना उनके चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके सारे स्टूडेंट्स तक मैं अपनी गाइडेंस पहुंचा सकी। आप लोग पक्का से मेरे चैनल को एक बार विजिट जरूर करना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ बच्चों, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना। ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग सारे के सारे बहुत अच्छा करोगे। हम लोग मिलते रहेंगे यहाँ पे, मेरे चैनल पे, सब जगह। आपकी पूरी जर्नी के साथ हम सारे टीचर्स रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को एक बेस्ट कॉलेज में जाके देखना, वही हमारे लिए एक सपना होता है बच्चों। तो प्लीज़ अपना बेस्ट देना। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, ठीक है, हमारे बच्चों के लिए दिया। सच में हम आपके शुक्रगुजार हैं। ठीक है, और बच्चे जरूर आपको भी आपके चैनल को विजिट करेंगे और आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगे, और आई होप आप ऐसे सपोर्ट हमें करते रहोगे। ठीक है,
आई होप आपको इंटरव्यू सेशन बहुत अच्छा लगा हो बच्चों। ठीक है, अगर आपको सेकंड इंटरव्यू चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इंटरव्यू 2 लिख देना। हम किसी नए गेस्ट को लाएंगे और आपको उनके इनसाइट्स बताएंगे। ठीक है, और क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट को जरूर एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उतना क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, दैट इज इनफ टू गेट 99% है। क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट में से ही मैक्सिमम सिमिलर क्वेश्चन आपके सीईटी में आएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। महाराष्ट्र का नंबर 1 इसलिए क्योंकि सारे टीचर्स आपके आईआईटीएन से कोई भी चैप्टर अगर लिया, सपोज थर्मोडायनामिक्स लिया, थर्मोडायनामिक्स को डिटेल में पढ़ा है, उसके न्यूमेरिकल, उस पे आज तक जो जो क्वेश्चन पूछे गए उनको विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये सब टिप्स ट्रिक्स सिखाई है, तो जरूर एनरोल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट इंटरव्यू में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।